हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 8 चल रहा है और चैप्टर 8 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनका आंसर सहित मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। तो आप लोग जो भी प्रीवियस वीडियो हैं उनको यदि नहीं देखा तो जाकर देखिए और अच्छे से तैयार कीजिए। चलिए शुरू करते हैं और आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, TiO2 श्वेत है जबकि TiCl3 बैंगनी है, क्यों। अब आप सबको पता है कि टाइटेनियम जो है वो आपका संक्रमण धातु है। संक्रमण धातु में प्यारे बच्चों यदि d ऑर्बिटल रिक्त है तो उसमें dd संक्रमण पाया जाएगा। यदि d ऑर्बिटल रिक्त नहीं है तो उसमें dd संक्रमण नहीं पाया जाएगा। अर्थात dd संक्रमण जिसमें होता है वही रंगीन दिखाई देता है, जिसमें dd संक्रमण नहीं पाया जाता वह रंगहीन होता है। कहने का मतलब TiO2 में dd संक्रमण पाया जाएगा जबकि TiCl3 में TiO2 में dd संक्रमण नहीं पाया जाएगा, इस कारण ये रंगहीन है यानी श्वेत है। जबकि TiCl3 में dd संक्रमण पाया जाएगा जिसके कारण ये बैंगनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बात करूँ, स्कैंडियम आपका होता है 21, टाइटेनियम होता है 22। यानी प्यारे बच्चों टाइटेनियम जो आपका टाइटेनियम है इसका परमाणु क्रमांक 22 है। जब O2 जुड़ चुका होता है, ऑक्सीजन जुड़ चुका होता है तो दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है प्यारे बच्चों, दो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है तो दो ऑक्सीजन की हो जाएगी 2 दूनी 4। यानी टाइटेनियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पहले 20 हैं, लेकिन प्यारे बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, ऑक्सीजन के पास, तो टोटल कितने बचे इसके पास 18 है। 18 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप देखोगे तो प्यारे बच्चों उस d ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। जैसे मैं यदि भरूंगा 1s2 2s2, ठीक है, 2p6 3s2 3p6, प्यारे बच्चों कितना हो, 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18, फिर 3d कितना हो गया 0। अब जब d में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो फिर संक्रमण होने की कोई है ना निश्चित नहीं है, मतलब संक्रमण होने का कोई चांस ही नहीं है। जब एक इलेक्ट्रॉन अपने एक कक्षक से दूसरे कक्षक में जाता है प्यारे बच्चों तब वो रंगीन दिखाई देता है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो आपका d ऑर्बिटल है वो दो भागों में बढ़ता है, एक निम्न ऊर्जा स्तर, एक उच्च ऊर्जा स्तर। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाता है तो दृश्य प्रकाश से प्रकाश के कुछ रंगों को अवशोषित कर लेता है और जिन रंगों को अवशोषित नहीं करता वही कलर हमें दिखाई देता है। जैसे टाइटेनियम यहाँ पर ऑक्साइड या टाइटेनियम क्लोराइड है, TiCl3 की यदि बात करूं प्यारे बच्चों तो TiCl3 टाइटेनियम का है आपका परमाणु क्रमांक 22, कितना 22। अब जब 3 क्लोरीन जुड़ चुका है तो 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो टाइटेनियम के पास कितना बचा जानते हैं, आपके पास बचा 19। तो लास्ट में 3d में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है और जब 3d में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया तो इसमें dd संक्रमण पाए जाने की संभावना है और जब dd संक्रमण पाया जाएगा तो ये रंगीन दिखाई देगा, अर्थात बैंगनी रंग का दिखाई देता है। यही सिस्टम है, देख लीजिए टाइटेनियम ऑक्साइड में Ti 4 पॉजिटिव अवस्था में रहता है, यानी जो टाइटेनियम है 4 पॉजिटिव अवस्था में रहता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d 0 है, मतलब d में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। और जब इलेक्ट्रॉन का अभाव है तो dd संक्रमण नहीं हो पाने के कारण TiO2 श्वेत है, मतलब कोई रंग नहीं दिखाई देता। जबकि प्यारे बच्चों TiCl3 में 3 पॉजिटिव दर्शा रहा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया तो उसके पास कितने बचे, 19 इलेक्ट्रॉन बचे, जिसके कारण लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d1 है और इस d इलेक्ट्रॉन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण dd संक्रमण पाया जाता है और ये बैंगनी रंग का दिखाई देता है। तो आपको ये क्लियर हो गया प्यारे बच्चों कि कोई भी आपका संक्रमण धातु का यौगिक है वो रंगीन दिखाई देता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि संक्रमण तत्व में रिक्त d ऑर्बिटल है और d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है और उन्हीं इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है प्यारे बच्चों, dd संक्रमण होता है। यानी इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से जब उच्च ऊर्जा स्तर पर जाता है तो श्वेत प्रकाश के कुछ रंगों को अवशोषित कर लेता है और कुछ रंगों को मतलब परावर्तित कर देता है, यानी रिफ्लेक्ट कर देता है, वही हमें दिखाई देता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप बहुत बारीकी से समझे होंगे। टारगेट यही रहता है कि आप किसी भी प्रश्न को बारीकी से समझे ताकि उसे पेपर में आप लिख पाएं और आपका बिल्कुल एक नंबर भी न कटने पाए। तो आप लोग पूरा तैयार किया करें जितना मैं बताता हूं। चलिए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। संक्रमण धातुओं की प्रथम पंक्ति में क्रोमियम तक अनुचुंबकत्व बढ़ता है फिर घटने लगता है, क्यों। स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। सबसे पहली बात तो ये प्यारे बच्चों कि जिस भी ऑर्बिटल्स में जितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे, जैसे आपके पास d उपकोष है और संक्रमण धातु में d उपकोष में ही इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं और d उपकोष में यदि
जो इलेक्ट्रॉन है अयुग्मित है तो उसमें अनुचुंबकत्व का मान अधिक होगा, और जैसे वो इलेक्ट्रॉन युग्मित होने लगेंगे तो फिर अनुचुंबकत्व का मान घटने लगेगा। और यही होता है इस समूह के तत्वों के साथ। जैसे जैसे हम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज इस प्रकार से चलते हैं प्यारे बच्चों, जैसे हमारा होता है स्कैंडियम से चलते हैं, देखिएगा स्कैंडियम है, फिर टाइटेनियम है, वेनेडियम है, फिर क्रोमियम है, मैग्नीज है, फिर आयरन है, फिर कोबाल्ट है। तो जैसे जैसे चलते हैं तो इसमें डी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। तो पहले यहां से यहां तक जो आपका, जैसे मान लीजिए एक में होता है प्यारे बच्चों 5 कक्षक, होता है कि नहीं होता? जी हाँ। पहले में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तीसरे में 3 होगा, फिर चौथे में 4, फिर 5। तो मतलब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो रही है। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो रही है तो इनको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है हर एक ऑर्बिटल्स में, तो ये किसी ना किसी को अपनी ओर तो आकर्षित करेंगे, तो इसी आकर्षण का कारण होता है अनुचुंबकत्व। लेकिन जैसे हम 5 के बाद इधर जाएंगे प्यारे बच्चों तो फिर वो आपका युग्मन शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? युग्मन शुरू। जैसे मान लीजिए पहले 1-1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन युग्मित होने लगेगा, तो फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने लगेगी, और जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने लगती है प्यारे बच्चों, वैसे ही अनुचुंबकत्व का मान घटने लगता है। क्लियर है ना? तो संक्रमण धातु प्रथम संक्रमण पंक्ति क्रोमियम में 3d5 इलेक्ट्रॉन होता है, अयुग्मित डी कक्षा की संख्या में वृद्धि होती है। ये मैंने पहले बताया कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक चलेंगे प्यारे बच्चों तो धीरे धीरे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगी। अब जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगी तो डेफिनेट है इसमें प्यारे बच्चों किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति होगी, अनुचुंबकत्व का गुण बढ़ेगा। लेकिन फिर से इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण युग्मन प्रारंभ हो जाने के कारण इनकी संख्या घटने लगती है। मतलब जो आपका अनुचुंबकत्व का मान कम होने लगता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या घटने के कारण। ठीक है ना? तो ये क्लियर है प्यारे बच्चों, आपको पता हो गया होगा कि जैसे ही हम स्कैंडियम से चलते हैं तो पहले अनुचुंबकत्व का मान बढ़ता है। इसका कारण क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। किसी भी उपकोष में यदि चाहे डी हो चाहे पी में बात करें, जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसी अन्य पदार्थ या परमाणु अणुओं को उतना ही आकर्षित करेगा और अनुचुंबकत्व का मान उतना ही अधिक होगा। लेकिन उसमें यदि इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे स्टूडेंट तो फिर उसमें अनुचुंबकत्व का मान कम हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए इतना? चलिए अगला क्वेश्चन है, संक्रमण धातुओं एवं उनके अनेक यौगिक अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं क्यों? तो बस आप समझ गए यही चीज जो मैंने भी कहा कि प्यारे बच्चों अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाने का कारण क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो जब किसी यौगिक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यौगिक के भीतर का चुंबकत्व बाहरी चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है। यदि भीतर का चुंबकत्व बाहरी चुंबकीय क्षेत्र का साथ देता है तो उसे अनुचुंबकीय गुण कहते हैं। यदि यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो अनुचुंबकत्व प्रबल हो जाता है, अर्थात किसी यौगिक में अनुचुंबकत्व की मात्रा उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं अतः वे अनुचुंबकीय होते हैं। कुल मिलाकर के हमने आपको बता ही दिया कि संक्रमण तत्व अनुचुंबकत्व का कारण क्यों है, क्योंकि इसमें रिक्त डी ऑर्बिटल है और रिक्त डी ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो अयुग्मित है। जो भी प्यारे बच्चों युग्मित होंगे तो उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप अकेले कहे जा रहे हैं तो आपको भी लगेगा कि एक साथी की आवश्यकता होती है, एक जोड़ी की आवश्यकता होती है, हमारे साथ कोई होता तो अच्छा लगता। उसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन अकेला घूम रहा होता है तो उसे क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज वाला भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसी इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए अन्य किसी से अपनी ओर आकर्षित करके खींचता है, और यही खींचने का गुण, यही खिंचाव गुण अनुचुंबकत्व होता है। यानी भैया सबसे क्लियर बात यह हुआ कि संक्रमण धातु और उनके यौगिक भी अनुचुंबकत्व का प्रभाव दर्शाते हैं, क्योंकि इसमें जो भी संक्रमण तत्व होता है उसमें अयुग्मित डी ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अन्य इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करते हैं। क्लियर? तो ये तीसरा क्वेश्चन भी आप बिल्कुल दूसरे क्वेश्चन से रिलेट करके प्यारे बच्चों तैयार कर सकते हैं। चलें आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सभी के सभी स्क्रीनशॉट आप ले लिया करो, स्क्रीनशॉट बिल्कुल लेना है और अच्छे से तैयार करना है। अगले क्वेश्चन में है संक्रमण धातु एवं उनके अनेक यौगिक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। उत्प्रेरक किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? जो रासायनिक अपक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देता है लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहता है, उत्प्रेरक कहलाता है। समझ रहे ना? और उत्प्रेरक में सबसे बड़ा बात यह है प्यारे बच्चों कि स्वयं वो अपरिवर्तित रहता है, खुद भाग लेगा, दूसरे को प्रेरित करेगा। लेकिन जैसे आपको एक टीचर क्या है, आपको प्रेरित करेगा, आपको पढ़ाएगा, आपको मोटिवेट करेगा, लेकिन स्वयं वो आपके परीक्षा में भागीदारी नहीं दर्शाएगा। मतलब आपको अपनी परीक्षा में खुद लिखना पड़ेगा और उससे अपने आकलन से ही आपके अंक मिलेंगे। लेकिन टीचर का काम क्या है? केवल और केवल आपके क्षमता को बढ़ाना, आपके कौशल विकास को बढ़ाना, आपके
है ना, शक्ति को बढ़ाना, आपको मोटिवेट करना, तो एक उत्प्रेरक हो जाता है। तो इसी प्रकार प्यारे बच्चों जो संक्रमण तत्व है वो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने के कारण ये अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। परिवर्ती संयोजकता मतलब जैसे मान लीजिए क्रोमियम +2 +3 दर्शाता है, समझ है, तो परिवर्ती संयोजकता के कारण अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। तो आप लिख सकते हैं संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि n-1d कक्षक तथा ns कक्षक के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में बहुत अधिक अंतर नहीं होता। n-1d कक्षक और ns कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में बहुत अंतर नहीं होता, जिससे d कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं। इन तत्वों में जो मैग्नीज है अधिकतम परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे लास्ट इलेक्ट्रॉन तो प्यारे बच्चों ns में जाता है, ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, यहां में रहता है, ठीक है, तो यहां का इलेक्ट्रॉन कूदना चाहिए और भाग लेना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ n-1d कक्षक के भी इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और संयोग करने लगते हैं। हमने क्या कहा भाई, एक बंध बनाने का एक निश्चित नियम है कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पहले बंध बनाते हैं, ठीक है, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन बंध बना लेंगे, लेकिन कभी कभी 3 इलेक्ट्रॉन भी आ गए, तो इसका कारण ये है कि n-1d कक्षक और ns कक्षक। अब n-1 और ns का मतलब क्या हुआ, एक बात समझिएगा, ये आपका धन है, ये पहला कोश हो गया, फिर दूसरा कोश हो गया प्यारे बच्चों, फिर तीसरा कोश हो गया, चौथा कोश हो गया, पांचवा कोश हो गया, तो लास्ट वाला होता है n और उसके पहले वाला n-1, तो इसका s वाला उपकोष और इसका d वाला उपकोष, इन दोनों में जो ऊर्जा का डिफरेंस है बहुत कम होता है। ऊर्जा का डिफरेंस बहुत कम होने के कारण जो आपका n-1 है यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके बंध बनाने की क्षमता रखता है, इस कारण से परिवर्ती संयोजकता दर्शाता है। तो संक्रमण धातुओं में अच्छे उत्प्रेरक बनाने का कारण आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं समझ बिल्कुल आप आसानी से समझते होंगे, और आप यदि एक बार में समझ में आया प्यारे बच्चों 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, तब तो समझ में आएगा ना, क्लियर, ठीक है। तो संक्रमण धातुओं में अच्छे उत्प्रेरक का कारण क्या है, परिवर्ती संयोजकता, और परिवर्ती संयोजकता का कारण क्या है, n-1d कक्षक और ns कक्षक के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का समानता, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इनके ऊर्जा में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता प्यारे बच्चों। इस कारण से ns के इलेक्ट्रॉन तो बंध बनाने की क्षमता रखते ही हैं, n-1d कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी बंध बनाने लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, D4 श्रेणी में क्रोमियम 2 पॉजिटिव प्रबल अपचायक है जबकि मैग्नीज प्रबल आक्सीकारक है। क्यों? तो अपचायक का मतलब जो आक्सीकृत कर दे, तो Cr2 पॉजिटिव अपचायक प्रकृति का, इसका विन्यास D4 से D3 परिवर्तन होता है। अन्य शब्दों में Mn3 पॉजिटिव आक्सीकारक प्रकृति है क्योंकि इसका विन्यास D4 से D5 में जाता है, ठीक है, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अच्छा, अपचायक क्या है? अपचायक मतलब जो दूसरे को अपचयित कर दे और खुद आक्सीकृत हो जाए, दूसरे को अपचयित कर दे, खुद आक्सीकृत, और खुद आक्सीकृत मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग दे। अपचायक का मतलब दूसरे को अपचयित करे, खुद आक्सीकृत हो जाए, और आक्सीकृत होकर इलेक्ट्रॉन त्यागना, तो D4 है तो एक इलेक्ट्रॉन निकलकर D3 बन गया। लेकिन आक्सीकारक में क्या होता है प्यारे बच्चों, दूसरे को आक्सीकृत कर दे, खुद अपचयित हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन खुद ग्रहण कर ले, तो D4 से D5 हो गया। समझ गए? कुछ फिर से नहीं समझे, समझिएगा। अपचायक मतलब दूसरे को अपचयित कर दे, खुद आक्सीकृत हो जाए, और खुद आक्सीकृत हो जाए मतलब खुद इलेक्ट्रॉन त्याग दे, तो 4 से 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसलिए अपचायक है। और यहां पर आक्सीकारक का मतलब दूसरे को आक्सीकृत कर दे, स्वयं अपचयित हो जाए, मतलब स्वयं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, तो Mn में 4 था, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, इसलिए प्रबल अपचायक और आक्सीकारक है। यानी क्रोमियम अपचायक और मैग्नीज प्रबल आक्सीकारक। इस प्रकार आज के 5 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं प्यारे बच्चों, और 5 प्रश्न आप तैयार कर लेना, है ना। और आगामी समय में जो वीडियो आएगा उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा, जो भी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ओके, और आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।